हे गाइस, वेलकम बैक टू द मडर पंडित्स। आज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। वेस्ट हैम हैव बीटन मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 एट होम। लिवरपूल ने आर्सेनल के साथ ड्रॉ करी है एट एनफील्ड, उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। एंड यहीं पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो दे पोटेंशियली हैव क्लोज डाउन देयर ऑप्शंस फॉर गेटिंग अ सेंटर बैक इन जनवरी। जी हाँ दोस्तों, मैड्रिड सेंटर बैक बिल्कुल साइन करने वाली है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, हु हैव लॉस्ट देयर मैच टू वेस्ट हैम। एंड यहां पर यूनाइटेड के लिए सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते हुए दिख रही है। अगर मैं सच बताऊं ना आपको, यूनाइटेड 72nd मिनट तक गेम में थी, ठीक है, देवर अलाइव, लेकिन विद इन 6 to 7 मिनट्स यूनाइटेड लॉस्ट द गेम कंप्लीटली। एंड ये जो कंप्लीटली स्विच ऑफ कर रही है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट इज नॉट एट ऑल ग्रेट एट ऑल। एंड तुम्हें मालूम है, रॉय कीन ने एक चीज बोली थी अगस्त में, दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द न्यू स्पर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम सीइंग इट हैपन, बिकॉज आप सडनली 72nd मिनट तक गेम में हो, उसके बाद सडनली आप गेम से कंप्लीटली स्विच ऑफ हो रहे हो, तो दैट इज नॉट ग्रेट फॉर यूनाइटेड। ठीक है, यहाँ पर एरिक टेन हैग को बहुत ही काम करना पड़ेगा, बॉल कॉन्सेंट्रेशन इंप्रोवाइज कराना पड़ेगा काफी प्लेयर्स का। लेकिन अगर इस गेम को इन डिटेल डिस्कस करें तो फर्स्ट हाफ में इतना भी कुछ हुआ नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक, दोनों ही टीम थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट कर रही थी। लेकिन अगर मैं सेकंड हाफ की इन डिटेल बात करूं, जहां पर मेन एक्शन आपको देखने को मिला है, 45th मिनट ऑनवर्ड से लेके अ गुड 65th 70th मिनट तक यूनाइटेड हैड द बॉल। ठीक है, इतना कुछ पैसेज ऑफ प्ले भी क्रिएट नहीं कर पाई थी, लेकिन दे हैड द बॉल एंड उसको एरिक टेन हैग कंट्रोल टर्म करते हैं, उसको एरिक टेन हैग डीम करते हैं एज कंट्रोल। चलो ठीक है, वो उसका लुकआउट है। लेकिन उसके बावजूद, इतनी बॉल रखने के बावजूद भी आपके जो अटैकर्स हैं उनको बॉल पहुंच ही नहीं रही है। जो बॉल है, जो आपकी फिलॉसफी है बिल्ड फ्रॉम बैक, वो भी आप अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो विद जॉनी इवेंस एंड विद द अदर प्लेयर्स अराउंड देयर। अगर मैं बहुत ही इन डिटेल बात करूँ इस मैच की, तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली क्रिएटिविटी। आप देखो, रास्मस हॉयलैंड के 14 गेम हो गए, बंदे के एक गोल नहीं आया प्रीमियर लीग में। जो एक्सजी है ना उसका, वो 3 का एक्सजी है, 3.4 या ऐसा कुछ एक्सजी है। तो कायदे से रास्मस हॉयलैंड के 14 गेम में भी 3 से 4 गोल आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक उसका एक भी गोल नहीं आया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर रास्मस हॉयलैंड को कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, उसको शायद से 3 से 4 गोल मार देने चाहिए थे, लेकिन 14 गेम में सिर्फ 4 गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलना, ये बहुत खराब है एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर के लिए। एंड यहाँ पर कंप्लीटली प्रॉब्लम आती है यूनाइटेड की क्रिएटिविटी की। अब आप ये कह सकते हो कि शायद से उनकी इंजरीज के चक्कर में, उनके इंजरीज के तहत ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो क्रिएट नहीं कर पा रहे। दैट कुड बी द केस। लेकिन आप देखो दूसरी टीम्स जो इंजरी, उनके काफी सारे प्लेयर्स भी इंजर्ड है, दे आर स्टिल गेटिंग थ्रू, दे आर स्टिल विनिंग मैचेस भाई। एंड यहाँ पर सेम यूनाइटेड को भी करना पड़ेगा कैसे ना कैसे, अदरवाइज दे विल फॉल बिहाइंड वे टू फार। एंड यही हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर एरिक टेन हैग के लिए जनरली बहुत सारे कंसर्न्स है। एंड मैं तुम्हें थोड़े से स्टैट्स बता देना चाहता हूँ यूनाइटेड के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव लॉस्ट 13 प्लस गेम्स इन द सेम सीजन बिफोर क्रिसमस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 93 ईयर्स। कितना अबिस्मल है ये। आप एक ही सीजन में, अब तक तो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ही कंप्लीट हुआ है, कायदे से आपने सिर्फ 25 से 26 गेम कुछ खेले होंगे अब तक, एंड उसमें से आप 13 गेम तो हार चुके हो। तो दैट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर एरिक टेन हैग्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड साथ ही साथ अगर एक और तुम्हें बताऊं, जो कि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव फेल्ड टू स्कोर इन 4 कंसेक्यूटिव गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 ईयर्स। तो यहाँ पर चीजें अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही है। एंड यहाँ पर कंप्लीटली प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की है। मिडफील्ड जो फाइनल पास होता है ना, जो आपको अपने अटैकर को प्ले करना होता है, वो बहुत ही पहले प्ले कर देती है। एंड यहाँ पर कंप्लीटली प्रॉब्लम आती है ब्रूनो फर्नांडिस की, स्कॉट मैकटोमिने की। यहाँ पर यूनाइटेड हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। यूनाइटेड हैव टू गेट बैक टू वेयर दे वर। एंड राइट नाउ अगर सिचुएशन बोलूँ तो बहुत टफ लग रही है। जेराड बोवन ने एक बहुत ही सॉलिड गोल मारा था, एंड कुडूस ने भी एक बहुत ही बढ़िया गोल मारा था। एंड कितनी चौंकाने वाली बात है, एंटनी के लिए आपने 100 मिलियन स्पेंड करा एंड एंटनी वाज ओनली बैक पासिंग इन द एंटायर गेम। एंटनी से मुझे कुछ भी नहीं दिखा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एंटनी ने पूरे गेम एक ड्रिबल भी नहीं निकाली होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड आपने मोहम्मद कुडूस को साइन नहीं किया, जो कि शायद से कुछ 30-40 मिलियन के लिए अवेलेबल था, एंड वेस्ट हैम वो प्लेयर लेके चली गई। तो यूनाइटेड की स्काउटिंग भी ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यूनाइटेड के लिए। पर यहाँ पर तो हम डीपर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इन गेम की बात करें तो आई थिंक द ओनली पॉजिटिव्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड हियर वर कोबी माइनो, जिसने बहुत ही कंपोजर रखा ऑन द बॉल, एंड साथ ही साथ कम्वाला, जिसका डेब्यू था एंड उसने भी बहुत ही कंपोजर रखा ऑन बॉल। आई डोंट थिंक कम्वाला मेड एनी मिस्टेक ऑन हिज डेब्यू, एंड कम्वाला इज वन फॉर द फ्यूचर। यूनाइटेड डेफिनेटली बैंक कर सकती है इस प्लेयर पे टू बी अ पार्ट ऑफ देयर बैकलाइन इन द फ्यूचर। कम्वाला एक बहुत ही सॉलिड प्लेयर लग रहे थे, एंड बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी भी लग रहे थे, वेरी मेच्योर। ठीक है, एंड इनफैक्ट मैं तो बताऊँ, जॉनी
एवन से ज़्यादा मुझे मेंचोर कंपाला लग रहे थे, जो कि अभी काफ़ी यंग है, सिर्फ 19-20 साल के प्लेयर है वो। तो यूनाइटेड के लिए सिर्फ यही दो पॉजिटिव्स है इस गेम की, अगर मैं तुम्हें बताऊं। बाकी अगर मुझे और इन डिटेल बात करनी पड़ी तो मार्कस रैशफोर्ड की आई थिंक बैरली हैड टचेस ऑन द गेम, एंड इसमें भी आप उसको कंप्लीटली ब्लेम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि यूनाइटेड बॉल बराबर से पहुंचा ही नहीं रही है इन द बॉक्स, वो उनके अटैकर्स को अच्छे से फैसिलिटेट कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप इंटायरली ब्लेम किसको करोगे? आप यहाँ पर टैक्टिक्स को ब्लेम करोगे, एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर आप थोड़ा बहुत टेन हैग को ब्लेम करोगे, बिकॉज टेन हैग के जो रूथलेस डिसीजंस है ना वो कंप्लीटली बैकफायर कर रहे हैं। जो भी उसने रूथलेस डिसीजंस लिए होते हैं वो यूनाइटेड फैंस एंड इनफैक्ट कोई भी जो भी नॉन यूनाइटेड फैन है वो उसको बैक करता उस बेसिस पे, अगर वो रूथलेस डिसीजंस यूनाइटेड के लिए फ्रूटफुल होते हैं। एंड क्या वो फ्रूटफुल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखो एक और प्रॉब्लम जो मैंने अभी जस्ट नोटिस करी थोड़े टाइम पहले अबाउट यूनाइटेड एंड अबाउट टेन हैग, जो प्लेयर्स टेन हैग ने नहीं लाए हैं वो उस पर बिल्कुल बैंक नहीं करता, वो उसके लिए बिल्कुल वाउच नहीं करता, लेकिन जो प्लेयर्स टेन हैग लाया है एंड जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप बात कर लो एंटनी की, आप थोड़े बहुत और प्लेयर्स का भी नाम ले सकते हो, वो सारे ही प्लेयर्स, वो सारे के सारे प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड तो भी टेन हैग उन्हें बैक कर रहा है। तो आप देख लो एक तरीके से बायस की भी हद होती है, हद पार होती है। ठीक है, आप देखो अब वो कह रहे हैं कि कैसेमीरो वरान को बेच देंगे क्योंकि दे आर आउट ऑफ फेवर फ्रॉम एरिक टेन हैग। ठीक है, तुम बेच दो, लेकिन फिर क्या सेंस बना उनको साइन करने का? आपने वरान के लिए 50 मिलियन स्पेंड किया इन 2021, चलो ठीक है 2-3 साल रह गया वरान वहाँ पे, उसके साथ ही साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कैसेमीरो जिसके लिए आपने 70 मिलियन स्पेंड किया है, सैंचो जिसके लिए आपने रफली 80 मिलियन स्पेंड किया है, आपने इतनी खासी ट्रांसफर फी स्पेंड कर दिया है एंड आपको कुछ आरओआई मिला ही नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला ही नहीं है, बिकॉज आपने उन प्लेयर्स को खेलने ही नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूनाइटेड के लिए और टेन हैग के लिए। चलो खैर सैंचो का तो केस बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन उन प्लेयर्स को जिनको आपने इतने पैसे में अक्वायर करा है आप सडनली उनको बेच दोगे उठा के, दैट जस्ट डजंट मेक सेंस फॉर द प्लेयर ऑल्सो एंड फॉर द क्लब ऑल्सो। ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा प्लेयर के लिए। ठीक है, वो प्लेयर आपके लिए लाइबिलिटी छोड़ के जाएगा आपकी बैलेंस शीट में, तो इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर यूनाइटेड फ्रॉम योर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। तो मैड्रिड कहीं ना कहीं सेंटर बैक ऑप्शंस को नैरो डाउन कर रही है फॉर द जनवरी ट्रांसफर मार्केट, क्योंकि उन्हें एक साइन करना पड़ेगा विद द एब्सेंसेस ऑफ एडर मिलिटाओ एंड डेविड अलाबा। यहाँ पर दो नाम निकल कर आ रहे हैं, राफेल वरान और रॉबर्ट रेनेट। तो सबसे पहले बात करते हैं राफेल वरान के बारे में। क्या इसकी पॉसिबिलिटी सेंस बनाती भी है? बिल्कुल बनाती है। जब पहले ही न्यूज़ निकल कर आई ना, मैंने इस न्यूज़ को पूरा खारिज कर दिया, रफा दफा कर दिया, लेकिन जब मैंने फैक्टर्स को कंसिडर करा ये मूव मेरे लिए बिल्कुल सेंस बनाने लगा। अगस्त 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया था राफेल वरान को फॉर रफली अबाउट 45 टू 50 मिलियन यूरोज, एंड 2.5 years लेटर राफेल वरान का जो वो मूव है, आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अप्स एंड डाउन्स के साथ भरा हुआ है। अभी करंट सिचुएशन को देखूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के अंडर उसकी जो इमेज है वो इतनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं एरिक टेन हैग की बात करूं तो भाई टेन हैग के साथ उसकी बनती भी नहीं है। तो इन 2.5 years में राफेल वरान ने रफली अबाउट 40 गेम्स मिस करे हैं, जिसके चक्कर में उसकी इमेज उतनी ग्रेट नहीं है एंड वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी हो चुका है। लेकिन अगर मैं फैक्टर्स को अब यहाँ पर कंसिडर करूँ ना, ये बिल्कुल सेंस बनाएगा। मैड्रिड ने उसको कितने में बेचा? 45 टू 50 मिलियन में, लेकिन मैड्रिड को उसको अक्वायर करने में बिल्कुल कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। उसके कॉन्ट्रैक्ट जो था ना वो 3 साल का था, 2024 के समर में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज है जहां पर वो एक्सटेंड कर सकता है उसके कॉन्ट्रैक्ट को, वो उस क्लॉज को ट्रिगर कर सकता है एंड एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट पा सकता है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन क्या राफेल वरान वो करना चाहता है? अब तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको वो करने का बिल्कुल भी इंटेंशन है। ही वॉन्ट्स टू काइंड ऑफ लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द बॉस ऑल्सो वॉन्ट्स हिम टू गो। तो यहाँ पर अगर एंटायरली सिचुएशन बताओ मैड्रिड के लिए फेवरेबल लग रही है। मैड्रिड को बेयरली 10-15 मिलियन, मैक्स 20 मिलियन देने पड़ेंगे टू गेट बैक राफेल वरान। ही इज जस्ट 30 years ओल्ड। एक सेंटर बैक के लिए प्राइम एज होती है 30 years ऑफ एज, तो वहां पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको एक बात बताऊं, राफेल वरान रिटायर्ड है फ्रॉम फ्रांस नेशनल टीम, वो कंप्लीटली अपना टाइम दे देंगे टू रियल मैड्रिड द फुटबॉल क्लब, कंप्लीटली क्लब के लिए रहेंगे, नेशनल टीम के लिए कुछ जाना भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शंस जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया वो मेरे को बिल्कुल फेवरेबल लग रहे हैं। बिजनेस साइड से भी देखूं और फुटबॉल साइड से भी देखूं, हमारे पास एक ऐसा सेंटर बैक नहीं है जो कामनेस कंपोजर लाता होगा ऑन बॉल, एंड राफेल वरान वो प्लेयर है जो कामनेस और कंपोजर लाते हैं। डेविड अलाबा को लॉन्ग टर्म इंजरी हो चुकी है, एडम मिलिटाओ मार्च अप्रैल से पहले नहीं लौट कर आने वाले, तो आपको बिल्कुल डेप्थ की जरूरत है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है जिसने बिल्कुल उखाड़ के रखा हो। एंड राफेल वरान एक वर्ल्ड कप विनर भी है एंड उन्होंने 4 चैंपियंस लीग भी जीती है विद रियल मैड्रिड, तो बिल्कुल सेंस बनती है ये मेरे लिए। एंड सच बताऊं तो
अब मैड्रिड क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेज में आएगी, क्वार्टर्स में खेलेगी, साथ ही साथ सेमीज में भी जाएगी इन द चैंपियंस लीग, आपको एक एक्सपीरियंस, एक ऐसा प्लेयर चाहिए। तो वहाँ पर राफेल वरान का मूव एंड एक पोटेंशियल रिटर्न टू रियल मैड्रिड बिल्कुल सेंस बनाता है। लेकिन यहाँ पर एज यू वर्ड इट राइट, मैड्रिड से जब एक प्लेयर जाता है ना, वो कभी लौट कर नहीं आता अनटिल अनलेस वो एक यंग प्लेयर हो, लोन पे गया हो, दैट इज दी ओनली केस अगर वो लौट कर आता है। जब वो ट्रेन निकल जाती है ना मैड्रिड की, तब वो ट्रेन लौट कर नहीं आती। हम एक एक्सेप्शन कर रहे हैं फॉर दैट कच हुआ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं रॉबर्ट रेनिन के बारे में, हु इज अ यंग प्लेयर एंड मैड्रिड की सारी पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। रॉबर्ट रेनिन यंग प्लेयर है, लेफ्ट फुटेड है एंड एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर रखता है अहेड ऑफ हिम, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैड्रिड के लिए बिल्कुल फुलफिल करेगा। ब्राजीलियन है टॉप इट ऑल, तो बिल्कुल भाई ब्राजील के लिए फ्यूचर में एडर मिलिटाओ और रॉबर्ट रेनिन की पार्टनरशिप आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। वो आप रेप्लिकेट कर सकते हो रियल मैड्रिड में भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस मूव की बात करूँ, एक फुटबॉलिंग साइड से बिल्कुल सेंस बनाती है एंड रॉबर्ट रेनिन हमारे स्काउटिंग रिपोर्ट्स में भी था एंड हम रॉबर्ट रेन के पीछे भी पड़े हुए थे जब वो कोरिंथियंस के साथ कॉन्ट्रैक्टेड था, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा मूव है ना, ये एक बिजनेस साइड से फ्लॉप कर सकता है, बिजनेस साइड से ये नहीं भी हो सकता है एंड मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। पहली बात, रॉबर्ट रेनिन इज ओन्ड बाय अ लॉट ऑफ क्लब्स, नॉट जस्ट बाय जेनेट सेंट पीटर्सबर्ग, काफी मल्टीपल क्लब्स उसको ओन करते हैं। कोरिंथियंस के पास उसकी ओनरशिप है, सेंट जेनेट पीटर्सबर्ग के पास उसकी ओनरशिप है, उसके एजेंट के पास उसकी ओनरशिप है, वो खुद के पास भी थोड़ी बहुत ओनरशिप अपनी खुद की रखता ही है। एंड उसका जो प्रीवियस क्लब है नोवोरिज़ोंटिनो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें, नोवोरिज़ोंटिनो, उसके पास भी इसकी ओनरशिप है, ठीक है। तो बहुत ही सारे क्लब्स के साथ मैड्रिड को बात करनी पड़ेगी टू गेट दिस प्लेयर ऑन बोर्ड, बहुत ही सारी पार्टीज के साथ यहाँ पर मैड्रिड को डील करना पड़ेगा, बट आई थिंक मैड्रिड स्विफ्टली डील कर जाएगी बिकॉज सारे क्लब्स यहाँ पर अग्री करना चाहते हैं एंड सेल करना चाहते हैं रॉबर्ट रेनिन को एट अ गुड फिगर, ठीक है। लेकिन अगर अब आगे बढ़ें, आगे बात करें, तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पर मैड्रिड के लिए ये आती है कि यूएस और यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए थे फॉर इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, एंड जो जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग है वो एक रशियन क्लब है एंड इट इज बेसिकली ओन्ड बाय अ रशियन गवर्नमेंट कंपनी, एक गैस ऑयल कंपनी है, उससे ओन किया जाता है जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग एंड उसके चक्कर में मैड्रिड 100,000 यूरो से ज़्यादा नहीं दे सकती टू गेट रॉबर्ट रेनिन ऑन बोर्ड। तो यहाँ पर मैड्रिड के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बैठता है कि आप एक लोन डील अप्रूव करवा लो विद द परचेज ऑप्शन, ठीक है, टू गेट दैट प्लेयर ऑन बोर्ड। लेकिन सहीं पे यहाँ पर एक और रिपोर्ट निकल कर ये आ रही है कि 28 क्लब्स ने इस जो ये सैंक्शन लगा है उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया है एंड प्लेयर्स को साइन किया है। 28 यूरोपियन क्लब्स ने ऐसा किया है। तो देखते हैं मैड्रिड क्या करेगी। अगर मैड्रिड लोन पे ले लेगी रॉबर्ट रेनिन को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स। अगर बहुत अच्छा खेल जाता है तो फिर आप परचेज ऑप्शन तो बिल्कुल रख ही सकते हो, वरना आपको समर में गोनकालो इनासियो या फिर एंटोनियो सिल्वा या फिर स्काल्विनी के लिए टारगेट करना ही पड़ेगा। लेकिन मोरलेस दोस्तों, मैंने आपको मैड्रिड के बारे में भी चिट्टा किट्टा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल के मैच के बारे में, जो कि बहुत ही एंड टू एंड मैच था। दोनों ही टीम्स 50-50 में थी और बहुत ही हेड टू हेड मैच था। मैं जेन्युइनली बहुत प्राउड हूँ फॉर आर्सेनल एंड इट्स फैंस। आर्सेनल के लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है बिकॉज उन्होंने देखा है मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को हेड टू हेड जाते हुए एंड उनको बिल्कुल जली है जब ये हुआ है। आर्सेनल वहाँ पर क्यों नहीं है, आर्सेनल वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रही है, लेकिन अब आर्सेनल कंसिस्टेंटली पहुंच रही है। पिछले सीजन विंटर चैंपियन जरूर थे, एंड में जाके बॉटल कर दिया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आर्सेनल अभी चैंपियंस लीग भी खेल रही है, तो आर्सेनल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। साथ ही साथ कल की मैच में अगर इन डिटेल बात करूं, द डिफेंस प्लेड अ की रोल फॉर बोथ द टीम्स। आप बात करो वर्जिल वैन डाइक के बारे में, कोनाटे के बारे में, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बारे में एंड वोतारो एंडो के बारे में, ठीक नहीं, हाँ, वोतारो एंडो के बारे में। ये सारे प्लेयर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे डिफेंसिवली, देवर ऑल ओवर द प्लेस, देवर अमेजिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ पर आर्सेनल के साइड ऑफ व्यू से बात करूँ तो सालिबा, गाब्रियल, बेन वाइट, डेक्लन राइस, सारे प्लेयर्स मुझे काफ़ी सॉलिड लग रहे थे। कीपर्स के लिए इतना कुछ काम नहीं हो रहा था बिकॉज द डिफेंस वॉज प्रैक्टिकली एट इट, द डिफेंस वॉज डूइंग एवरीथिंग। एंड अगर आप स्टेटिस्टिक्स को भी ध्यान से देखो ना, दोनों टीम ने 13 शॉट्स लिए हैं। आर्सेनल ने 3 शॉट्स ऑन गोल लिए हैं, लिवरपूल ने 2 शॉट्स ऑन गोल लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल में तो 13 शॉट्स टेकन है। साथ ही साथ अगर एक्सजी की भी बात करूँ तो ज़्यादा दूर नहीं है। आर्सेनल ने 0.8 का एक्सजी क्रिएट किया तो लिवरपूल ने 0.95 का एक्सजी क्रिएट किया है। साथ ही साथ पोजीशन की बात करूँ तो 51 to 49% पोजीशन है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है बाय स्टैट्स की एक बहुत ही एंड टू एंड गेम था। लेकिन ये गेम ना थोड़ा सा इर्द गिर्द हो गया रेफरी के चक्कर में, बिकॉज वोतारो एंडो ने इतने सारे अननेसेसरी फाउल्स किए जिसके लिए उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं रेफरी ने, ठीक है, चलो वो तो एक अलग चीज थी। साथ ही साथ वो मार्टिन ओडेगार्ड की हैंडबॉल बिल्कुल होती, भाई आर्सेनल फैंस तो मान के चलो, मार्टिन ओडेगार्ड की जो हैंडबॉल थी ना वो बिल्कुल हैंडबॉल है, ठीक है, वो दैट इज अ क्लियर हैंडबॉल, वो दिख रही है, बट पता नहीं रेफरी के अबिस्मल डिसीजंस के चक्कर में उसको भी किसी ने ध्यान से नहीं देखा। अगर मैं तुम्हें गेम के बारे में बताऊं तो मेरे ख्याल से जो गाब्रियल का गोल आया उसके बाद लिवरपूल शुक्ड लग रही थी, एंड मैंने फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में लिवरपूल को आर्सेनल के हाफ में भी नहीं देखा,
लेकिन कैसे भी करके साला की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से लिवरपूल को वो मोमेंटम मिला, वो कॉन्फिडेंस मिला टू गेट थिंग्स डन। एंड यू नो मैं सच बताऊं तो आई थिंक दोनों ही टीम्स के लिए कहीं ना कहीं विन लॉस सिचुएशन यहाँ पर बनती है, बिकॉज आर्सेनल के सामने आप नहीं जीते एट एनफील्ड, ये लिवरपूल के लिए एक एल सिचुएशन है। आर्सेनल के लिए ऑन दी अदर हैंड एनफील्ड पे एक पॉइंट निकालना वो एक आर्सेनल के लिए विन सिचुएशन है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर लिवरपूल आर्सेनल को हरा सकती थी एट एनफील्ड, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इट जस्ट कुडंट गो थ्रू। बट आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट गेम, इट वाज एन एंड टू एंड बैटल, कंप्लीट डिफेंस टू डिफेंस बैटल लग रहा था। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अटैकर्स से तो कोई इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस लगी नहीं, साका ने भी इतना कुछ किया नहीं, ही वाज कंटेन्ड। यू नो गाब्रियल मार्टिनेली बहुत ही खराब लग रहे थे। मिडफील्ड की भी अगर बात करूं, काय हावर्ट्स वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन, डीपर एरिया से बॉल कैरी कर रहे थे, बट दैट वाज आल्सो नॉट लुकिंग गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट जब ट्रोसार्ड की इंट्रोडक्शन हुई फॉर आर्सेनल, तब मुझे थिंग्स बेटर लगी, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच लगी फ्रॉम आर्सेनल, एंड यू नो ही वाज गोइंग टू डीपर एरियाज, गेटिंग द बॉल एंड प्रोग्रेसिवली कैरिंग इट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मोर और लेस तो अगर मैं बताऊं तो आई थिंक इट वाज अ गुड गेम, ठीक है। बट यहाँ पर अभी आर्सेनल विंटर चैंपियंस है प्रीमियर लीग में, देखते हैं क्या आर्सेनल समर चैंपियंस भी बनेंगे या नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक आर्सेनल शुड एंड वुड बॉटल इट फॉर अ सेकंड सीजन इन अ रो। बट विद दिस यार दोस्तों, आई लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस यार हाला मदरीद इन नमाज हस्ते फिन अल वामुस रियल सू।